Hello friends, welcome back to the course of Foundation course in Science and Technology. Today we'll be studying Origin and Evolution of Life on Earth. हमने अभी तक ये जाना कि यूनिवर्स कैसे बना, यूनिवर्स के बाद सोलर सिस्टम कैसे बना, अर्थ का जन्म कैसे हुआ, सोलर सिस्टम में रेवोल्यूशंस कैसे प्रोड्यूस हुई, प्लैनेट्स कैसे कैसे बने। तो अब हम जानते हैं कि आफ्टर ऑल लाइफ कैसे शुरू हुई अर्थ के ऊपर। क्योंकि अर्थ को बने हुए करीब 4.3 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं। और कब लाइफ प्रोड्यूस हुई, उसके बाद लाइफ ने कैसे सस्टेन किया, और लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स में कौन कौन से फैक्टर्स थे जो एनवायरनमेंट के अंदर प्रोड्यूस हुए या उन्होंने लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प किया। तो चलिए शुरू करते हैं ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि लाइफ को सस्टेन कराने के लिए क्या क्या जरूरत कंडीशंस, किन किन कंडीशंस की जरूरत पड़ती है, कॉल्ड प्री रिक्विजिट्स फॉर लाइफ। तो इसमें हम जानते हैं कि देयर आर मल्टीपल कंडीशंस ऑन अर्थ टू सपोर्ट द लाइफ ऑन अर्थ। पहली जिनमें है द प्रिमिटिव अर्थ वॉज देयर विद लिटल और नो ऑक्सीजन। प्रिमिटिव अर्थ में हमने जैसे पढ़ा भी उसका एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर के अंदर हमने उसकी स्टडी की कि उसके ऊपर ऑक्सीजन तो बिल्कुल थी ही नहीं, हाइड्रोजन और मीथेन वाली गैसेस ज्यादा मिलती थी। The Earth originally had a reducing environment due to the presence of hydrogen and hydrogen compounds with water such as methane and ammonia. तो मीथेन, अमोनिया, वाटर ड्रॉपलेट्स और हाइड्रोजन, ये गैसेस हमें मिलती थी। ऑक्सीजन वहां पे हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं थी। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्सेस दीज गैसेस रिमेन विद इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द प्रिमिटिव अर्थ। ग्रेविटेशन, जो अर्थ की ग्रेविटी थी उसकी पुल से ये जो गैसेस रही, ये बिल्कुल अर्थ की स्पेस के बिल्कुल सरफेस के साथ साथ में रही, दूर नहीं जा सकी स्पेस के अंदर। द रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट ऑफ प्रिमिटिव अर्थ हेल्प टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो जो बाकी के भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे और ये जो इन गैसेस की वजह से रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट बना प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर, उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज होने शुरू हो गए। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। Inorganic material on earth interact to form organic material required to produce life. तो जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हुए और जो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, इन सब की इंटरेक्शन के बाद इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रोड्यूस हुए। वो इनऑर्गेनिक मटेरियल रॉ मटेरियल बने फॉर क्रिएटिंग लाइफ, फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। तो इनसे ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोड्यूस होना शुरू हुआ, जिनकी वजह से ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोड्यूस होने की वजह से लाइफ सस्टेन की, लाइफ प्रोड्यूस होनी शुरू हुई। तो इन सब रिएक्शंस के लिए एनर्जी कहाँ से आई? द सोर्स ऑफ एनर्जी वाज, एनर्जी सोर्स ऑन प्रिमिटिव अर्थ केम फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। सोलर रेडिएशन, सनलाइट जो शुरू हो गई, सन का भी बर्थ तभी हुआ जब ऑलमोस्ट अर्थ का हुआ, तो उसकी वजह से सनलाइट आने लगी, उससे एनर्जी मिलनी शुरू हुई। इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस, जब बिजली चमकती थी, बरसात होती थी, उसके साथ साथ बिजली चमकती थी, उससे भी एनर्जी हमें अर्थ को मिलनी शुरू हुई। वॉल्केनिक इरप्शंस, वॉल्केनिक इरप्शंस के साथ जो हीट प्रोड्यूस हुई, उस हीट से, हीट इटसेल्फ जो प्रोड्यूस हुई बाय द वॉल्केनिक इरप्शंस एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और सोलर रेडिएशन से, वो एक्टेड एज ए एनर्जी सोर्स। कॉस्मिक रेज, रेडियो एक्टिव डिकेज, तो ये सब फैक्टर्स थे जो हीट प्रोड्यूस करने वाले थे, और हीट एनर्जी यूटिलाइज हुई फॉर कैरिंग आउट द रिएक्शंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Then the fourth factor is infinite time. As per estimates, it took almost 1 billion years from the formation of Earth to appearance of life. Such a long time is needed for chemical reactions to occur without the help of enzyme. तो कहा जाता है कि 4.3 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ बनी, और उसके बाद जब लाइफ प्रोड्यूस हुई अर्थ के सरफेस के ऊपर, उसको करीब करीब 1 बिलियन ईयर्स लगे। तो माना यह जाता है कि विदाउट द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, अगर ऐसे रिएक्शंस हों जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रोडक्शन में हेल्प करते हों, उनको इतना टाइम लगना भी चाहिए। तो इस थ्योरी से हमें एक अंदाजा मिला कि लाइफ कैसे क्रिएट हुई होगी अर्थ के ऊपर। तो ये तो थी एक केमिकल रिएक्शन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रोडक्शन की थ्योरी। तो हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ एक्चुअली। तो इस ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ के लिए देयर वर डिफरेंट थ्योरीज प्रपोज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय डिफरेंट साइंटिस्ट्स, और इन थ्योरीज के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं।
तो इनमें सबसे पहले थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशंस। हम जानते हैं कि जैसे सबसे पहले धार्मिक भावनाएं और धार्मिक बिलीफ्स प्रोड्यूस हुए। जब कोई भी चीज हमें एक्सप्लेन नहीं होती थी तो उसको भगवान के ऊपर डाल दिया जाता है कि ये भगवान की मर्जी से हुआ, भगवान ये करने वाले हैं, क्योंकि हमारी वो समझ में नहीं आता था। तो ऐसे ही डिफरेंट बिलीफ सिस्टम्स में, डिफरेंट रिलीजन्स में अलग अलग थ्योरीज बनी कि भगवान ने ये बनाया है। तो ऐसा ही हम एक क्रिश्चियन बिलीफ ऑफ सिस्टम को पढ़ के चलते हैं आगे। बाद में थोड़ा और दूसरे सिस्टम्स की बात करेंगे। द लाइफ ऑन अर्थ इज क्रिएटेड बाय ए सुपर नेचुरल पावर द गॉड। तो भगवान ने, जो सुपर नेचुरल है, उन्होंने लाइफ बनाई अर्थ के ऊपर। अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियन बिलीफ, गॉड हैज क्रिएटेड द यूनिवर्स, planet, animal, plant and human life in 6 natural days। तो सिर्फ 6 दिनों में भगवान ने ये सारी लाइफ क्रिएट कर दी है। यूनिवर्स भी क्रिएट किया, प्लेनेट भी बनाया, एनिमल, प्लांट और ह्यूमन लाइफ सब कुछ 6 दिनों में क्रिएट किया। सिमिलर बिलीफ्स have also been proposed by other religions as well। there are beliefs in the theory of special creation। तो इसको हम थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन बोलते हैं। और इसके क्या क्या पिक्यूलर पॉइंट्स हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर क्रिएटेड द सेम डे। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लाइफ है, वो एक ही दिन, सेम डे को प्रोड्यूस हुई। देयर वाज नो डिफरेंस इन देयर अपीयरेंस। ये नहीं कि छोटे जानवर पहले पैदा हुए, इंसान बाद में पैदा हुए, या कुछ उल्टा हुआ, ऐसा कुछ नहीं। जो सारी लाइफ थी, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, वो एक ही दिन में उनका बर्थ हुआ। दे वर क्रिएटेड इन द प्रेजेंट फॉर्म। तो जैसे अब हैं वैसे ही सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हुए उसी रूप में। तो उनका, इसका मतलब कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ किसी छोटी या किसी बड़ी फॉर्म से किसी आज की फॉर्म में। देयर बॉडीज एंड ऑर्गन्स आर फुली डेवलप्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट टू रन लाइफ। उनकी बॉडी और उनके ऑर्गन्स जो हैं वो हर तरह के अपने अपने हिसाब से अडेप्टेड हैं, ताकि वो अपनी लाइफ खुद जी सकें। तो उसमें एडेप्टेशन के कारण कोई चेंजेस नहीं आई बॉडी में या बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में। तो ये थोड़ी सी साइंटिफिक थ्योरी से डिफरेंट थ्योरी है, और साइंस इस थ्योरीज को और या इस पॉइंट्स को नहीं मानती। तो ये जो हमने रेड में थोड़ा मार्क किए हैं पॉइंट्स, ये इसके ऑब्जेक्शंस पे के रूप में काम करते हैं। तो फिर भी ऑब्जेक्शंस टू द थ्योरी हम जान लेते हैं कि स्पेशल क्रिएशन की जो थ्योरी थी, उसको ऑब्जेक्शंस क्या क्या दिए साइंटिस्ट ने। इट वाज प्योरली बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीफ। There was no experimental evidences to support the assumptions। The age of different fossils proves that living organisms appear on Earth at different time frame। तो ये जो तीनों पॉइंट्स थे, इन तीनों को ऑब्जेक्ट किया गया फ्रॉम द साइंस वर्जन। तो इसलिए इस थ्योरी को बहुत ज्यादा साइंटिफिकली नहीं माना जाता। The second theory was theory of spontaneous generations। The theory of spontaneous generation or abiogenesis assumes that non-living material in a spontaneous manner give rise to life। There were several observations which were used to support this theory। तो इसमें ये कहा गया कि कोई भी जो नॉन लिविंग चीजें हैं उससे लिविंग मैटर प्रोड्यूस हो सकता है, और दैट टू इन ए स्पॉन्टेनियस मैनर, बिल्कुल एक अचानक से प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसको हम स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी या ए बायोजेनेसिस भी बोलते हैं। तो इसने, इस थ्योरी में क्या क्या सपोर्टिंग पॉइंट्स गिनाए गए कि हेयर ऑफ हॉर्स टेल इफ डिप्ड इन वाटर गिव्स राइज टू हॉर्स हेयर वर्म। कॉर्जियस जो हॉर्स हेयर के वर्म है, उनको अगर हम हॉर्स के हेयर को पानी में डुबो दें तो पानी में से वो डेवलप कर जाते हैं, ज्यादा मल्टीप्लाई कर जाते हैं, ये वाले वर्म्स, उनको हॉर्स हेयर वर्म्स बोला जाता है। फ्लाई लार्वी डेवलप्स ऑन रॉटन मीट। जब मीट हम रखते हैं ऐसे ही रॉटन होने के लिए, तो उसमें जो मक्खियों के लार्वे हैं वो डेवलप हो जाते हैं। इन एंशियंट इजिप्ट it was a belief that frog, snake, crocodiles in the mud of Nile river warmed the sun। तो एक ये एंशियंट इजिप्ट में बिलीफ सिस्टम में ही ये बिलीफ था कि फ्रॉग, स्नेक्स, क्रोकोडाइल जितने भी मड के अंदर हैं, जो नाइल रिवर का मड है, वो सन को वार्म करते हैं और इसीलिए लाइफ प्रोड्यूस होती है। वॉन हेलमोंट claimed that he can produce mice from the dirty shirt of a handful of wheat grains kept in the dark cupboard in 3 weeks। तो ऐसे ऐसे जो थे पॉइंट्स उन्होंने गिनाए कि इस तरह से लाइफ प्रोड्यूस हो सकती है। लेकिन इसके पीछे का
उन्होंने साइज नहीं जाना, क्योंकि जैसे हेयर के टेल को, अगर हॉर्स की हेयर के टेल को डिप किया और उसमें हमने, हमें तो अब आज की डेट में हम जान सकते हैं कि टेल में ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उसके उस वर्म के स्पोर्स रहे होंगे, जो कि पानी में डाल के उसको मीडियम मिल गया तो वो ग्रो कर गए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो नॉन लिविंग थिंग से ही प्रोड्यूस हुए हैं। तो वो पीछे के फैक्टर्स नहीं देख पाए, लेकिन ये थ्योरी उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की दी। एविडेंस अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये अगेंस्ट क्या थे? द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज क्रिटिसाइज्ड बाय लेज़ेरो स्पालेंजानी, फ्रांसिस्को रेडी एंड लुइस पास्चर। इन तीन मेन केमिस्ट साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को ऑब्जेक्ट किया। These great scientists performed well-designed scientific experiments to prove the theory of spontaneous to disprove the theory of spontaneous generations। तो ये कौन-कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे, चलिए इस बारे में भी जान लेते हैं। पहले आता है रेडीज एक्सपेरिमेंट्स। Francisco Reddy did conclusive and well-designed experiments to disprove the theory of spontaneous generation. He placed meat and fishes in three separate jars. Jar number 1 was left open, number 2 was covered with gauze, and the third was covered with paper. The meat or fishes decayed in all the three jars and attracted flies. In jar number 1, attracted flies, sorry. In jar number 1, the flies entered and laid eggs, which eventually gave birth to new larvae. Whereas in jar number 2, flies couldn't be able to enter and no larvae were found inside the jar, but flies laid eggs on gauze that produced larvae. This has conclusively proved that the organisms arise from pre-existing organism rather than non-living matter. तो ये एक्सपेरिमेंट हमने एक पिक्टोरियली आपके लिए बनाया भी है। देखिए ये तीन तरह के उसने एक्सपेरिमेंट किए मिस्टर रेड्डी ने। उसको उसमें मीट डाल दिया थोड़ा अलग अलग बॉयल्स में, तो उसको पहली को ओपन छोड़ दिया तो मक्खियां आई, मक्खियां उसके ऊपर बैठने लगी, और मक्खियां जब बैठने लगी तो मीट सड़गल गया। उसके बाद उसके उसके अंदर मक्खियों के लार्वा प्रोड्यूस हुए। और दूसरी वाइल को के अंदर भी उन्होंने मीट डाला और उसके ऊपर गॉज ढक दिया ताकि मक्खियां अंदर नहीं जा सके। तो लेकिन मक्खियां गॉज के ऊपर बैठने लगी उसकी स्मेल लेके, और गॉज के ऊपर जैसी बैठी तो वहां भी उन्होंने अपने अंडे वंडे दे दिए और वहां भी लार्वा प्रोड्यूस हुआ गॉज के ऊपर ही। तीसरे को उन्होंने पार्चमेंट के साथ सील कर दिया, तो मक्खियां ना ऊपर बैठी और ना अंदर जा सकी उसके। तो इसके ऊपर मक्खियां नहीं बैठी तो ऊपर भी लार्वा प्रोड्यूस नहीं हुआ। इसका मतलब उन्होंने ये प्रूव किया कि जब तक लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही नहीं है तब तक लाइफ प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो ये जो लाइफ यहाँ पे प्रोड्यूस हुई, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के कारण ही प्रोड्यूस हुई। तो देन दूसरा एक्सपेरिमेंट है स्पलेंजनी एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या हुआ? इन द डिजाइंड एक्सपेरिमेंट to test the validity of the theory of spontaneous generation, Spallanzani prepared animal or vegetable broth and boiled them for several hours and then either remained open or sealed immediately. These broth remained free from microorganism growth. He concluded that high temperature boiling had killed all the microorganisms, and in the absence of microorganisms, life could not appear. The broth left open or exposing of sealed broth showed the growth of microorganisms। इसमें भी हम पिक्टोरियली देखते हैं कैसे क्या किया उन्होंने, कि उन्होंने ब्रॉथ को जो हीट करके बॉईल कर दिया एक फ्लास्क के अंदर लेके, तो उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो किल हो गए बॉइलिंग के बाद। और फिर उसको एक फ्लास्क को उन्होंने कूल करने के लिए खुला छोड़ दिया और वेट करने के बाद देखा तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ फिर से प्रोड्यूस हो गई बावजूद उसकी बॉइलिंग के। और दूसरी फ्लास्क को उन्होंने ब्रॉथ को हीट किया, बॉईल किया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल कर दिए और फ्लास्क को सील करके रख दिया। तो वेट किया, नहीं कोई ग्रोथ हुई। फिर इस कवर को उतार के ओपन छोड़ दिया तो फिर से ग्रोथ होना शुरू हो गई। इसका मतलब उन्होंने बोला कि हवा में ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ग्रोथ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, living growth cannot be possible. Then next is Louis Pasteur experiment. इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? In another conclusive experiment, Pasteur had designed experiment in a flask with S-shaped curved tube. He took hay infusion in the flask and boiled for several minutes. After boiling,
After cooling and after boiling and cooling, the steam condensed into the lower part of the tube and acted as a barrier to stop the entry of microorganisms. No life appeared in the flask for several months. Analysis of the condensed water indicates the appearance of microorganisms in the neck of the tube. Breaking of S tube allowed the growth of the microorganisms in the flask. तो इसको भी पिक्टोरियली जानते हैं कि क्या हुआ। तो लुइस पास्चर ने हे इन्फ्यूजन्स को लेके इस ऐसी वाली एक राउंड बॉटम फ्लास्क में हीट अप किया, बॉईल कर दिया, ताकि इसके अंदर से सारी की सारी माइक्रोबियल ग्रोथ को खत्म किया जा सके। और इसके साथ जो स्टीम प्रोड्यूस हुई वो इसके मुंह के आगे जो एक एस शेप्ड ट्यूब लगी हुई है, इसका ये वाला एंड ओपन है और इस स्टीम इसके अंदर एंट्रैप हो गई। और स्टीम क्योंकि लाइट वेट है इसलिए वो हायर पार्ट में इकट्ठा हो गई। तो इसने जो बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हवा का एंट्री थी जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर कर सकते थे उसका पैसेज रोक दिया, ताकि बाहर से कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ की सपोर्ट सिस्टम ना अंदर आ सके। तो बहुत दिन उन्होंने ऐसे ही छोड़ा, स्टीम जो है मेल्ट भी करके वाटर बन गया, तो वाटर यहाँ पे कलेक्ट हो गया। तो उसने भी वही काम किया कि बाहर से जो हवा का डायरेक्ट मीडियम कांटेक्ट था वो रोके रखा, नहीं हुआ कांटेक्ट उनके साथ बाहर के साथ। तो इसके बावजूद महीनों तक अगर ये फ्लास्क उन्होंने रखी तो देयर वाज नो ऑब्जर्व्ड ग्रोथ विद इन दिस हे इन्फ्यूजन सॉल्यूशन। और दूसरी फ्लास्क को भी उन्होंने जैसे हीट किया तो लेकिन उसको पता है हमें कि ग्रोथ नहीं हुई। तो उसके बाद उन्होंने इस फ्लास्क की जो एस शेप ट्यूब थी उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद कुछ देर रखा, तो क्योंकि ये अब हवा के साथ कांटेक्ट बनना शुरू हो गया और हवा से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे इसके अंदर एंटर होना शुरू हो गए, और इसके बाद माइक्रोबियल ग्रोथ वाज शोन टू बी हैपनिंग। तो इस तरह से उन्होंने ये प्रूव किया कि देयर वाज नो स्पॉन्टेनियस अकरेंस ऑफ लाइफ, तो इट नीडेड सम organic material as well as living beings for the sustainment of life in any system। तो नेक्स्ट थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। इसमें क्या कहा गया कि दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। दिस थ्योरी assumes that the life originated by the creation and it is followed by catastrophe due to the geographical disturbances। जो भी geographically disturbances होती हैं, तूफान आता है, भूचाल आता है, कोई बिजली कड़कती है, उसकी वजह से जो भी प्रोसेसेस होते हैं और उसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन होती है वो ही लाइफ की क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ईच कैटास्ट्रॉफी डिस्ट्रॉयड लाइफ कंप्लीटली whereas each creation forms life different from the previous one। तो हर इस डिस्ट्रक्शन के कैटास्ट्रॉफी के साथ लाइफ डिस्ट्रॉय होती रही और नई फॉर्म्स ऑफ लाइफ इवॉल्व होती रही। Hence, each round of catastrophe or creation is responsible for evolvement of different types of organisms on Earth। तो इस तरीके से जो कैटास्ट्रॉफी और क्रिएशन के साइकिल चलते रहे, उस तरह से नई नई तरह की लाइफ प्रोड्यूस भी होती रही और पुरानी लाइफ भी डिस्ट्रॉय होती रही। तो इसका भी क्रिटिसिज्म क्यों हुआ? द क्रिटिसिज्म ऑफ द करंट थ्योरी इज सेम एज द प्रीवियस वन। देयर वाज नो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट टू सपोर्ट द हाइपोथेसिस एंड मेन मोस्टली by the it was mostly based by the on the imaginary concepts। कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इसका नहीं दिया गया। देन कम्स द मॉडर्न थ्योरी और केमिकल थ्योरी। इस थ्योरी को अभी आज की डेट में भी मान्यता दी गई है कि हाँ ये पॉसिबिलिटी एक देती है हमें कि लाइफ कैसे प्रोड्यूस हुई अर्थ के ऊपर। दिस थ्योरी इज आल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ प्राइमरी एबायोजेनेसिस। In the modern theory, hypothesis of abiogenesis was proposed with the condition that non-living materials can give rise to life in the condition of primitive earth। तो प्रिमिटिव अर्थ में जो नॉन लिविंग कंडीशंस या मटेरियल्स हमें अवेलेबल थे, हमने पढ़े, वही उन्होंने ही लाइफ को प्रोड्यूस किया, उनसे ही जो लिविंग मटेरियल थे वो प्रोड्यूस हुए। द कंडीशंस ऑफ प्रिमिटिव अर्थ वर डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट डे कंडीशंस व्हिच डू नॉट परमिट ए बायोजेनेसिस। तो आज की डेट में ए बायोजेनेसिस नहीं हो सकता क्योंकि तब की कंडीशंस और थी, अब की कंडीशंस और हैं। The idea of chemical theory was put forward by two scientists who was A.I. Oparin and J.B.S. Haldane। It was made it has made the following assumptions। क्या क्या assumptions हैं? The spontaneous generation of life under the present environment is not possible, कि अब हम अब नहीं कर सकते हैं, ये पहले हो चुका है। Earth's atmosphere around 1 billion years is very different from the current conditions। तो जब 1 बिलियन ईयर्स साल हुए थे अर्थ बने को, तब की कंडीशंस अब की कंडीशन से बिल्कुल डिफरेंट थी।
प्रिमिटिव अर्थ एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग इन नेचर, हमने पीछे भी पढ़ा कि जो हाइड्रोजन के पैदा होने के कारण जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग इन नेचर था, जो सारी गैसेस अवेलेबल थी हमारे एटमॉस्फेयर में, दे वर रिड्यूसिंग इन नेचर, नॉट ऑक्सीडाइजिंग वन. Under these conditions, the chemical molecules, that is inorganic molecules, react with each other through a series of reactions to form organic substances and other complex biomolecules. तो जो भी chemical molecules हमारे पास तब थे, inorganic ones ही सही, उन्होंने ही आपस में रिएक्ट किया और उन्होंने एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस प्रोड्यूस किए जिससे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और अदर कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स प्रोड्यूस होने शुरू हो गए. The solar energy and ultraviolet radiation provided the energy for these chemical reactions. तो इन chemical reactions को होने के लिए solar energy और ultraviolet radiations की energy मिलती रही. तो Miller and Urey conducted an experiment in mimicking the primitive earth environment. The experimental setup consists of a glass flask, a condenser, a liquid flask interconnected with tubes, a source of electric spark to provide energy. तो उन्होंने मिलर ने और यूरे ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जो ताकि उन्होंने सोचा कि हम पुराना जो एटमॉस्फेयर था अर्थ का उसको हम लैब में प्रोड्यूस करके इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को कैरी ऑन करते हैं, हीट एनर्जी भी देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी देते हैं ताकि वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स को प्रोड्यूस कर सकें, तभी हम कह पाएंगे कि हाँ हमारी थ्योरी में दम है. तो ही इंट्रोड्यूस्ड a mixture of methane, ammonia and hydrogen in a ratio of 2:2:1 and water vapor at 800 degrees centigrade. He allowed to circulate the mixture into this closed glass apparatus for 18 days continuously. He provided energy in the form of spark by supplying electricity of 75,000 volts through two electrodes. The electric sparks mimics the lightning and in the primitive earth atmosphere. While passing the mixture, gases were passed through a liquid flask to simulate a volcano. The mixture was collected from the stopcock and analyzed during the chromatographic and calorimetric techniques. The analysis of mixture indicates the presence of amino acids such as glycine, alanine, aspartic acid, nitrogen-based adenine, and simple sugar ribose. In addition, he found hydrogen cyanide, formaldehyde, and other active intermediate compounds such as acetylene and cyanoacetylene. तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, इसको हम पिक्टोरियली भी समझते हैं. ये ऐसा एक कंटेनर उन्होंने लिया जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिक स्पार्क का सिस्टम भी अरेंज कर दिया सप्लाइड बाय बैटरी, और नीचे एक कंडेंसर था जिसके अंदर कोल्ड वाटर रन कर रहा है, जिसके बीचों बीच से एक ग्लास ट्यूबिंग उन्होंने पास करी ताकि ये जो गैसेस थी यहाँ पे अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन और वाटर, इनको सारी गैसेस को एक सर्कुलेशन में लाया जा सके. और यहाँ पे एक ट्रैप दिया गया ताकि बीच बीच में इस ट्रैप से हम सॉल्यूशन को निकाल के चेक कर सकें कि उसके अंदर जो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुआ कि नहीं हुआ. और इधर इन्होंने एक राउंड बॉटम फ्लास्क टेडी की और उसके अंदर एक हीट का सोर्स लगाया उसके बाहर और ओशनिक वाटर लिया, उसको बॉईल करना शुरू कर दिया. और फिर यहाँ से जो स्टीम थी इसको स्टीम को इधर से सर्कुलेट किया और साइड बाय साइड इलेक्ट्रिक स्पार्क को देते रहे जो कि वॉल्केनोस को मिमिक करता था. तो इन गैसेस की प्रेजेंस हो गई, बॉइलिंग वाटर हो गया ताकि सनलाइट जैसे एनर्जी हम दे सकें. तो ऐसे गैसेस को सर्कुलेट किया गया और वो भी पूरे 18 दिन के लिए इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया. तो जब वो बीच में से इस स्टॉपकॉक को खोल के इसकी सैंपलिंग की गई तो उन्होंने पाया कि वाकई में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे मिले, हाइड्रोजन साइनाइड तक मिले और कुछ अमीनो एसिड्स भी मिले जो आज भी हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर या इवन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं. तो इस तरह से उन्होंने अपनी थ्योरी को सब्सटेंशिएट किया विद बाय परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट. So there were some steps proposed in the origin of life theory. According to the chemical theory of origin of life, a series of chemical synthesis gave rise to life. As per this hypothesis, origin of life have 4 major steps. तो origin of life हुआ कैसे, इसके 4 major steps उन्होंने propose किए. पहला था formation of inorganic molecules. तो जो भी हमारे पास गैसेस अवेलेबल थी, हाइड्रोजन, मीथेन, वाटर, अमोनिया, इनसे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए सबसे पहले.
उसके बाद स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ मोनोमेरिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस हुए, कि जो सिंपलर वंस ऑर्गेनिक कंपाउंड तो थे लेकिन वो बिल्कुल सिंपल थे, मोनोमेरिक थे, पॉलीमेरिक नहीं थे। जिनकी मोनोमेरिक होते हैं जो सिंगल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, पॉलीमेरिक होते हैं जो मोनोमर्स ही जुड़ जुड़ के आपस में एक बड़ा मॉलिक्यूल पॉलीमर बनाते हैं। तो सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के वो फॉर्म हुए विच वर कॉल्ड मोनोमेरिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसके बाद जो मोनोमेरिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे ये भी आपस में इंटरेक्ट करना ही शुरू हुए, आपस में जुड़ जुड़ के इन्होंने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाना शुरू कर दिया। फिर फाइनल स्टेप में स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स बनने शुरू हुए। तो मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स का मतलब फुल जो भी ह्यूमन बॉडी के अंदर कह लो या किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स, अमीनो एसिड्स, किसी भी तरह के मॉलिक्यूल्स ऐसे मिलते हैं मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स के रूप में, वो फॉर्मेशन उनकी अपने आप ही स्टार्ट हो गई। तो ये सारा स्पॉन्टेनियस हुआ। इस थ्योरी का सिर्फ ये मोटिव जरूर था स्टेबल, कि हाँ ये सारा कुछ हुआ स्पॉन्टेनियस, लेकिन बना ये सारा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से।